दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड हमने साइन वेव और साइनसॉइड्स को पढ़ा था। उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह जो था उसको हमने देखा था कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम यूज़ करते हैं उस ऑपरेशन को करने के लिए। तो आज का जो एपिसोड है उसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस और लेते हैं, सिग्नल्स और लेते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कि मान लीजिए मैंने एक फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू ई टू द पावर t या ई टू द पावर माइनस टी, कोई भी है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो सोचिए मेरे पास ये फंक्शन है और ये t का फंक्शन है भाई ft। तो अगर सबसे पहले मैं इसका ग्राफ देखूं कि कैसा ग्राफ बनेगा, तो जरा देखिए e जो होता है, e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। आप एक बार चेक कर लें, 2.23 या ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट आप इसको चेक कर सकते हो कि e की क्या वैल्यू होगी। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल की क्या वैल्यू होगी। तो बेसिकली e की पावर लिखी हुई है -t। ठीक है ना, तो आप जरा देखिए अगर मैं टाइम के साथ इसको प्लॉट करूंगा तो t इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा? t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 बनेगी दोस्तों। और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या बनेगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड पे e टू द पावर -1। तो e टू द पावर -1 का मतलब 2.23 जो भी वैल्यू होती है रेज टू द पावर -1। तो ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब है ये डिक्रीज करेगा। फिर t इक्वल टू 2 सेकेंड पे फर्दर डिक्रीज करेगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। माइनस का मतलब है 1 अपॉन में लिखना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 अपॉन 2.23 रेज टू द पावर 2, तो और छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जैसे ये जो फंक्शन है इसमें टाइम को मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये फंक्शन नीचे की तरफ आएगा। तो अगर मैं इसका एक ग्राफ दिखाऊं आपको कि किस तरह का इसका ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो इस तरह होता है दोस्तों। ऐसे आपका ये डिक्रीज करेगा। नेगेटिव पावर लोग है ना यहाँ पे, जैसे अगर आपने t की वैल्यू -1 कर दिया, -1 करोगे तो उल्टा ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा e टू द पावर 1। e टू द पावर 1 का मतलब 2.23 के अराउंड आ जाएगा। ये 0 पे 1 था और -1 पे 2.23 हो जाएगा। तो देखो एकदम से कितना बढ़ जा रहा है। और फिर जैसे आप -2 पे आओगे आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। -2 पुट करोगे तो ये e² बन जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ है ये इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा, इस तरह का बनेगा। ऐसे अगर मैं पॉजिटिव पावर ले लेता, सोचिए अगर मैं बोलता ft इक्वल टू ई टू द पावर t या ई टू द पावर 2t, पॉजिटिव पावर है, कुछ भी हो सकता है ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है पावर में। ठीक है, तो उस केस में जरा देखिए ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों। उस केस में ये टाइम एक्सिस है और ये मेरे पास ft है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें इंक्रीज होगा, ऐसे जाएगा फंक्शन। ठीक है, इस तरह से जाएगा। t इक्वल टू 0 पे आपका ये क्या है बताओ जरा, 0 पे 1 बनेगा। और जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाओगे, t की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे, वैसे वैसे ये ऐसे राइज होगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में देखिए, और t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू देखिए क्या होती है। t इक्वल टू 0 पे ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे होता है। आप बोलोगे सर रियल वर्ल्ड में इसको हम कैसे चेक करें, कैसे देखें? कोई चीज ऐसी कोई चीज है क्या जो एक्सपोनेंशियली राइज होती है रियल वर्ल्ड में? हाँ ऐसा है ना, पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन। हमारी जो पॉपुलेशन है अगर आप उसको शुरुआत से देखोगे कि कैसे वो राइज हुए, तो वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। इमेजिन कीजिए कि आप जो है रेड लाइट पे खड़े हैं और रेड लाइट कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे लाइट्स नजर आ रही हैं और यहाँ पे ये पूरा रोड है पीछे, और ये इनफाइनाइट लेंथ लंबा रोड है ऐसे मान लो, और यहाँ पे एक कार के पीछे दूसरी कार खड़ी हुई है, एक कार के पीछे दूसरी कार खड़ी हुई है, ऐसे समझ लीजिए। और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट कार्स है। अब जैसे लाइट रेड से ग्रीन होगी, जैसे लाइट रेड से ग्रीन होगी, चलना शुरू करेंगी कार। तो अगर मैं यहां से क्रॉसिंग को देखूंगा कि पर सेकंड या पर मिनट कितनी कार क्रॉस करनी है, तो शुरू में क्या होगा, शुरू में तो क्या पता बिल्कुल ही कम कार क्रॉस करे, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उसके बाद नंबर ऑफ जो कार क्रॉस कर रही हैं वो टाइम के साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप खुद सोचे ना भाई, जब ये कार चलेगी तो बहुत स्लो चलेगी, लेकिन पिछली कार जब यहां पे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो क्रॉस करने की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है रियल वर्ल्ड में अगर इस चीज को देखना चाह रहे हो तो सोचिए कि कोई 100 किलोमीटर लंबा या 50 किलोमीटर लंबी लाइन जाम लग गया है और रेड लाइट लगी हुई है यहाँ पे। तो रेड लाइट जैसे ही ग्रीन पे आएगी और जैसे ही कार क्रॉस करना स्टार्ट करेंगी, वो कार जो यहाँ से क्रॉसिंग जो होगी, नंबर ऑफ कार्स पर सेकेंड कितनी क्रॉस कर रही हैं या पर मिनट कितनी क्रॉस कर रही हैं, उनका जो फिगर देखोगे तो एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो रियल वर्ल्ड में ऐसे फंक्शंस हमारे पास होते हैं। आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पैसा बढ़ता है वो भी ऐसे ही होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल राइज होती है उसकी भी। एनीवे, तो वो मैं किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा आपको। बट आप बोलोगे सर ये ऐसे कैसे बनेंगे फंक्शंस, मतलब इनको हमें कैसे पता चला कि एक्सपोनेंशियल वे है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह होती हैं या कुछ डिफरेंस इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, कई तरह की इक्वेशंस बनती हैं, उनको हम सोल्व करते हैं, तब उसका रिजल्ट जो होता है वो हमें पता चलता है कि वही किस तरह का फंक्शन है। उनको सोल्व करने का एक अलग तरीका होता है, मैं उसमें अभी फिलहाल नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया है सो दैट आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बट मैं आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपने यूलर फॉर्म देखी, देखो एक होता है e टू द पावर आयोटा टी, एक होता है जैसे -t लिख दिया, और एक लिख दिया e टू द पावर माइनस आयोटा टी लिख दिया। अब दोनों में फर्क है। ये एक रियल सिग्नल है दोस्तों, ये एक रियल फंक्शन है, और ये एक आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। दोनों में फर्क है, एक आपका रियल फंक्शन है और एक आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, दोनों को मिक्स ना करें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ये यूलर फॉर्म है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि चलिए जरा देखते हैं, अगर इस फंक्शन को मैं प्लॉट करूंगा तो ये फंक्शन कैसा बनेगा दोस्तों, ये फंक्शन टाइम के साथ, ये तो टाइम एक्सिस पे प्लॉट होगा क्योंकि ये रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, टाइम एक्सिस पे प्लॉट हो जाता है, क्योंकि टाइम हमारा रियल है ना, टाइम हमारा इंडिपेंडेंटली वेरी कर रहा है, और ये टाइम एक्सिस है, रियल एक्सिस है। तो इसके साथ आप इसको प्लॉट कर दोगे, ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, एक्सपोनेंशियली ये डिके करेगा। अब ये जीरो कहां पे होगा बता सकते हो, ये फंक्शन मेरा जीरो कहां पे होगा, इसकी वैल्यू जीरो कहां पे आएगी, जब t की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि जब e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट करोगे तो बनेगा 1/e टू द पावर इनफाइनाइट, और e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, ये जीरो बन जाएगा। इसका मतलब जब t की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करोगे तब ये जीरो बनेगा, ऐसे चलता रहेगा और इनफाइनाइट पे जाके जीरो बनेगा, सही है। ये मेरा फंक्शन रियल है, तो रियल एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे प्लॉट करें, इसमें तो आयोटा आ गया। अगर आयोटा आ गया तो ये कॉम्प्लेक्स है, यूलर फॉर्म बन गई आपको, अगर ये नंबर याद हो, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने आपको बताया था यूलर फॉर्म, तो ये यूलर फॉर्म आ गई है दोस्तों। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, यूलर फॉर्म अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की याद है तो वो ऐसे होती थी, r e टू द पावर आयोटा थीटा, ऐसे लिखते थे आप। r क्या रिप्रेजेंट करता था, r रिप्रेजेंट करता था ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है वो मेरा r रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, r मेरा ओरिजिन से डिस्टेंस है, और थीटा उसका एंगल, थीटा उसका पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंगल को बताता है। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो अगर मैं r e टू द पावर थीटा को दिखाऊंगा तो r मेरा तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी, और थीटा उसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हो जाएगा। बताइए भाई, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे r e टू द पावर आयोटा थीटा, ठीक है। अब सोचिए ये वाला नंबर है e टू द पावर माइनस आयोटा टी। अब मुझे ये देखना है, तो इसका मतलब इसका जो r है वो कितना है 1, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है 1, और जो एंगल है वो क्या है, इसका जो एंगल है r की वैल्यू यहां पे 1 बन गई है, और एंगल क्या बन गया है जरा बताओगे, एंगल बन गया मेरा -t, नेगेटिव एंगल बना है, और वो भी t पे डिपेंडेंट है। टाइम के साथ साथ आपका क्या होगा, एंगल चेंज होगा इसका मतलब। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे टाइम जो है किसी एक्सिस पे नहीं दिखा रहे हो आप, क्योंकि रियल फंक्शन है ही नहीं, तो रियल एक्सिस पे प्लॉट ही नहीं होगा। यहाँ पे टाइम जो है आप ऐसे नहीं दिखा सकते कि ये टाइम एक्सिस है, ऐसे नहीं दिखा सकते हो आप, क्योंकि उस एक्सिस पे फिर टाइम वेरी करेगा, और टाइम तो यहाँ पे ये रियल सिग्नल है ही नहीं, तो आप रियल प्लेन में रियल एक्सिस पे इसको प्लॉट नहीं कर सकते। जैसे कि ये सिग्नल था, इसमें आपने रियल एक्सिस ले ली है और उसके ऊपर आपने फंक्शन को प्लॉट किया है ft को। तो अब इसको प्लॉट कैसे करें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी 1, बट इसका जो एंगल है, जो ये एंगल है ये वाला, ये एक तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज होगा, रियल एक्सिस से नीचे की तरफ होगा, और ये एंगल नेगेटिव में बढ़ता चला जाएगा अगर टाइम बढ़ रहा है। तो अगर टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो तो ये एंगल मेरा बढ़ता चला जाएगा।
अब इसको प्लॉट कैसे करें वो जरा देखिए। तो जरा देखिए दोस्तों, इसको प्लॉट कैसे करेंगे। ये मेरी रियल एक्सिस है और ये मेरी इमेजनरी एक्सिस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो मुझे कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना पड़ेगा। तो अब जरा देखिए, ये मेरा रियल है, ये मेरा इमेजनरी एक्सिस है। अब हम क्या करेंगे, जरा देखिए, यहां पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मेरी 1 है और एंगल मेरा -t है। तो t इक्वल टू 0 पे देखते हैं। सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे एंगल 0 होगा और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, 1। तो इसका मतलब मैं यहां पे दिखा दूं, t इक्वल टू 0 पे आपका यहां पे लाई करेगा ये पॉइंट। t इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो ओरिजिन से डिस्टेंस मेरी 1 है, ये लेंथ मेरी 1 है और ये एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब अगर मैं टाइम को इंक्रीज करूंगा दोस्तों तो क्या होगा, टाइम को इंक्रीज करूंगा तो ओरिजिन से डिस्टेंस मेरी 1 ही रहेगी, बट जो मेरा एंगल है वो नेगेटिव में क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यहां से कहां पे आ जाएगा, यहां पे थोड़ा नीचे आ जाएगा, t इक्वल टू t1 पे। ठीक है, ये नीचे की तरफ आपका एंगल जो है t इक्वल टू t1 पे -t1 एंगल हो गया। माइनस का मतलब क्लॉकवाइज होता है, तो इस एंगल को आप t1 लिख दो। t1 का क्या मतलब है, नीचे की तरफ दिखा रखा है तो माइनस कंपनसेट हो गया है, ये नेगेटिव एंगल है। ठीक है, तो जैसे टाइम बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे नेगेटिव डायरेक्शन में आपका एंगल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो क्या बनेगा, एक ये तो एक सर्कल पे घूमेगा भाई, एक सर्कल पे घूमेगा। t इक्वल टू t1 पे यहां पे है क्योंकि एंगल t1 हो गया, t इक्वल टू t2 पे यहां पे हो गया, t इक्वल टू t3 पे यहां पे हो गया, t इक्वल टू t4 पे। तो ऐसे ऐसे ये घूम रहा है, अलग अलग पोजीशन, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जगह पे। बट ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ऑलवेज क्या है बताओ, ऑलवेज मेरी 1 है ओरिजिन से डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, वापस घूम के देखो वहीं पे आ गया। अब आप बताओ कि कितने टाइम के बाद घूम के यहां पे आएगा। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऐसे घूम रहा है ये। तो t इक्वल टू 2 पाई पे वापस लौट के आएगा ये यहां पे, t इक्वल टू 2 पाई पे वापस घूम के यहीं पे आ जाएगा ये, क्योंकि 2 पाई एंगल घूम चुका है ना, और टाइम ही मेरा एंगल को दिखा रहा है। जो मेरा टाइम है वही मेरा एंगल है। तो t की वैल्यू जब 2 पाई करोगे तो इसका मतलब ये 2 पाई घूम चुका होगा, उसके बाद आगे चलता रहेगा, फिर अगली बार 4 पाई पे फिर से लौट के आएगा, फिर 6 पाई पे फिर से लौट के आएगा, फिर 8 पाई पे फिर से लौट के आएगा। तो इसका मतलब ये चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, टाइम के साथ साथ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है ये। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल बन गया दोस्तों, ये एक पीरियोडिक सिग्नल बन गया है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन बन गया है। समझ आया भाई? तो पॉइंट को समझिए, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये टाइम जो है इस किसी एक्सिस पे नहीं मूव कर रहा, टाइम इन पॉइंट्स के साथ साथ मूव कर रहे हैं। टाइम को अलग से नहीं दिखाएंगे, जैसे इस एक्सिस पे दिखाया आपने टाइम को, ऐसे नहीं दिखाएंगे। ये टाइम जो है इसी के अंदर एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, वो इसकी के साथ साथ मूव कर रही है टाइम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि ये सर्कल कैसे है। ठीक है, जरा देखिए और जरा देखते हैं, और इसका टाइम पीरियड देखिए, इसका टाइम पीरियड 2 पाई बनेगा भाई। ठीक है, जरा और देखते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल सिग्नल है और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है, ft इक्वल टू कोई टाइम का फंक्शन है e टू द पावर आयोटा 2t, मान लीजिए ये दे रखा आपको। मुझे देखना है कि भाई ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये और यहाँ पे 2 लेंथ 2 आगे लगा लो, 2 e टू द पावर आयोटा 2t, ये देखना है मुझे। अब ये कैसे देखें, ये ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, आयोटा आ गया ना, कॉम्प्लेक्स सिग्नल है। तो आप इसको रियल एक्सिस, आप इसको रियल प्लेन पे नहीं बना सकते हो, मतलब क्योंकि रियल सिग्नल है ही नहीं, टाइम एक्सिस पे नहीं बना सकते हो आप इसको। ये मेरी रियल एक्सिस है, ये मेरी इमेजनरी एक्सिस, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बनाना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं इसमें ओरिजिन से डिस्टेंस देखूंगा तो 2 आएगी, और एंगल जो आएगा इसका वो कितना आएगा बताओ जरा। इस बार पॉजिटिव एंगल आएगा 2t, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आप देखिए t इक्वल टू 0 पे कहां पे आएगा, t इक्वल टू 0 पे इसका एंगल 0 आएगा और ओरिजिन से डिस्टेंस क्या आएगी 2। तो आप देखिए ये है मेरा ओरिजिन और यहां से डिस्टेंस आएगी 2, और t इक्वल टू 0 पे यहां पे लाई करेगा, इस जगह पे लाई करेगा, क्योंकि एंगल 0 है ना, t इक्वल टू 0 पे एंगल 0 है, तो 0 डिग्री की तो रियल एक्सिस पे होती है भाई, तो यहां पे लाई करेगा। और जैसे मैं टाइम को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा दोस्तों, वैसे वैसे ये जो है ये एंगल पॉजिटिव एंगल बढ़ेगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज उठेगा ये, और ये आपका एक ऐसे सर्कल में आपका मूव करेगा, आपका इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगी 2, आप देख सकते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज मेरी 2 है। समझ आया अभी, ओरिजिन से डिस्टेंस ऑलवेज मेरी 2 है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस रहेगी ऑलवेज मेरी 2 रहेगी, यहां से 2 डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, अगर अगले टाइम पे देखूंगा t इक्वल टू t1 पे देखूंगा तो एंगल मेरा बढ़ चुका होगा,
t इक्वल टू t1 पे एंगल मेरा बढ़ चुका होगा, t इक्वल टू t2 पे और मेरा एंगल बढ़ चुका होगा, t इक्वल टू t3 पे यहाँ पे होगा, t इक्वल टू t4 पे यहाँ पे होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, ये आपका घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, घूम के वहीं पे आ रहा है देखो। लेकिन कितनी देर के बाद आएगा? t इक्वल टू t1 पे एंगल क्या बनेगा बताओ जरा, t इक्वल टू t1 पे ये जो एंगल है ये क्या बनेगा, एट t इक्वल टू t1 एंगल क्या बनेगा बताओ, एंगल बनेगा 2t1 इस बार। t इक्वल टू t1 पे जब ये t इक्वल टू t1 है तो यहां पे है ये, तो यहां पे है तो एंगल क्या बनेगा इसका, एंगल बनेगा 2t1। t इक्वल टू t2 पे क्या बनेगा बताओ जरा, t इक्वल टू t2 पे ये जो एंगल है बढ़ चुका है और ये बढ़ चुका है 2t2। तो आप बताओ कितने टाइम के बाद ये घूम के वापस यहां पे आएगा, जब ये एंगल कितना हो चुका होगा 2 पाई। जब 2t की वैल्यू, एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई हो जाएगी, जब एंगल की वैल्यू 2 पाई रेडियन हो जाएगी तो वापस यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब t की वैल्यू कितने पे आएगा बताओ, पाई पे, t की वैल्यू पाई पे। तो इसका मतलब पाई जो सेकंड है वो आपका क्या बन जाएगा, इसका कैपिटल टाइम पीरियड बन जाएगा, मतलब कैपिटल T से लिख सकते हो आप इसको, तो इसका टाइम पीरियड पाई बनेगा। आप ये भी कह सकते हो कि जैसे आप साइन में लिखते थे ना, जैसे कोई मान लीजिए ऐसे लिख दिया मैंने साइन 2t या कोस 2t या, ठीक है, तो ये जो 2 होता था ये ओमेगा को रिप्रेजेंट करता था, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता था रेडियन पर सेकंड में। तो यहां से टाइम पीरियड को निकालते थे तो वो बनता था 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां से आप पाई आप टाइम पीरियड को निकाल सकते थे। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल सिग्नल में जो t का कोफिशिएंट होता है वो ओमेगा को दिखाता है, ये ओमेगा को दिखाता है दोस्तों, याद रखिए, रेडियन में फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। तो अगर ओमेगा आ गया मेरे पास तो 2 पाई बाई ओमेगा करके आप क्या निकाल सकते हो, t निकाल सकते हो, पाई आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो इसका पीरियड कैसे निकालें। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, और ये क्या है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस है 2 और जिसका पीरियड क्या है बताओ, जिसका पीरियड है पाई, घूमता रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं एक और ऐसे ही एक्सपोनेंशियल सिग्नल लूं तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हमारे बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है, उनको अगर आप एक बार पकड़ गए तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सिग्नल है ft दैट इज इक्वल टू t e टू द पावर 2t आयोटा, ऐसे दे दिया। अब क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है? अब यहां पे r की वैल्यू बताओ, ओरिजिन से डिस्टेंस t पे डिपेंड कर रही है, और एंगल क्या है बताओ जरा, इसका जो फेज है एंगल जो है वो भी t पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब टाइम के साथ एंगल भी बढ़ेगा और ओरिजिन से डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट होगा दोस्तों, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। अब ये प्लॉट कैसे होगा, t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से डिस्टेंस भी 0 है और एंगल भी 0 है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ओरिजिन से डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी और एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा दोस्तों तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये उस पॉइंट पे कभी लौट के नहीं आएगा क्योंकि टाइम के साथ इसकी डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, दूर आता चला जा रहा है। तो आपको अगर ये लग रहा है कि 2 पाई के बाद ये लौट के वहीं पे आएगा, जब ये एंगल मेरा 2 पाई हो जाएगा तो लौट के वहीं उसी एक्सिस पे आएगा, तो उसकी डिस्टेंस बढ़ चुकी होगी। लेकिन तो इसका मतलब ये सिग्नल कैसा है, ए पीरियोडिक सिग्नल है, ए पीरियोडिक, क्योंकि ये लौट के उसी वैल्यू पे नहीं आ रहा, ठीक है। आगे चल के मैं आपको टाइप समझाऊंगा पीरियोडिक एंड ए पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, तो वो भी आप देखिएगा, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल में पढ़ा रहा हूं तो उसमें आप थोड़ा बहुत ये बेसिक आइडिया ध्यान रखिए। ये लौट के वहीं पे नहीं आ रहा, इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रोटेट कर रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये किस्सा समझ आया एक्सपोनेंशियल सिग्नल का, कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, देखो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज हमने छोड़ी, दैट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का? अगर मैं बोलूं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये क्या चीज होती है? जैसे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई ऐसे नंबर आ गया a प्लस आयोटा b, ये मान लीजिए मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है कोई, मैं इसको p नंबर से दिखा देता हूं, ये कोई p नंबर, p जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे p का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट ऑफ p, कॉन्जुगेट ऑफ p, तो वो क्या बनेगा दोस्तों, वो बन जाएगा a माइनस आयोटा b, वो a माइनस आयोटा b बन जाएगा, ठीक है।
आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दिया करो बस, कॉन्जुगेट में ये होता है a माइनस आयोटा b, ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन पोलर फॉर्म में क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई नंबर पोलर फॉर्म में ऐसे दे रखा है r एंगल थीटा, और अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूं, दोस्तों, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा जरा देखिए, कॉन्जुगेट बनेगा r एंगल थीटा का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट लेने से ये बन जाएगा r एंगल माइनस थीटा, थीटा मेरा नेगेटिव हो जाता है बस, कॉन्जुगेट लेने से ये हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे सर माइनस थीटा क्यों हुआ, जरा सोचिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये कोई यहां पे नंबर है भाई a प्लस आयोटा b, तो जैसे आपने कॉन्जुगेट लिया आपने बस आयोटा वाली टर्म को नेगेटिव कर दिया, रियल वाला पार्ट तो उतना ही रहा, तो इसका मतलब ये फोर्थ से कहां पे चला जाएगा, फर्स्ट से कहां पे चला जाएगा, फोर्थ में चला जाएगा। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव एंगल था थीटा, वो थीटा अब क्या बन गया बताओ, वो नेगेटिव बन गया बस, इसीलिए थीटा को हम माइनस थीटा में कर देते हैं। याद रखिएगा पोलर फॉर्म में आप क्या करोगे, थीटा की जगह माइनस थीटा कर दो। यूलर फॉर्म में अगर मान लीजिए मैं बोलूं e टू दी पावर आयोटा थीटा है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, और मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगी दोस्तों, याद रखिए e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट कोई चीज कैसे ली जाती है। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स सिग्नल का भी कॉन्जुगेट लिया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सिग्नल होता है, ये फंक्शन ना होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, ये सिग्नल होता -2t आयोटा, अगर ऐसे होता, और मैं इसका कॉन्जुगेट लेना चाहता हूं, और यहां पे मैग्नीट्यूड 5 मान लो, चलो मैं मान लीजिए इसका कॉन्जुगेट लेना चाहता हूं दोस्तों, तो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका बताओ, आयोटा की जगह माइनस आयोटा कर दो, तो -1 पहले से लगा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 5e टू द पावर 2t आयोटा, 5e टू द पावर 2t आयोटा, ये सिग्नल बन गया भाई, ये टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है ना, दैट्स व्हाई मैं इसको फंक्शन बोल रहा हूं, ये नंबर है दोस्तों, इसमें थीटा की कोई फिक्स वैल्यू होगी तो ये मेरा ये फंक्शन नहीं बनेगा। हाँ अगर थीटा वेरिएबल है तो ये थीटा का फंक्शन बन जाएगा, तो फिर थीटा का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो खैर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप कॉन्जुगेट लोगे। अब आप बोलोगे सर इसका क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्जुगेट का, कॉन्जुगेट का सिग्निफिकेंस है बहुत सारे, खासकर साइनोसॉइड्स जो है उन सिग्नल्स को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के समेशन की फॉर्म में दिखा सकते हो। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, मैं अगर ये बोलूं आपसे कि e टू दी पावर आयोटा थीटा है, ये यूलर फॉर्म है, r e टू दी पावर आयोटा थीटा, क्या इसको आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। कैसे करोगे, r कोस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा, ये होती है इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है, ये होती है इसकी पोलर फॉर्म, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म। ये यूलर फॉर्म है, यूलर से हम कहां पे आ गए, कार्टेशियन में आ गए, तो ये कार्टेशियन फॉर्म है। ओके, ये तो कोई नंबर है, चलो थीटा की वैल्यू, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 4e टू द पावर आयोटा π/6, ये कोई नंबर है सोचिए, तो आप इसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, cos 30 π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, प्लस आयोटा 4 sin 30। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा सकते हो दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2√3 प्लस आयोटा 2 या 2 आयोटा, इस तरह से मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप दिखा सकते हो दोस्तों, सही है। तो ये तो नंबर है, बट जरा सोचिए अगर मैं ये बोलता कि e टू द पावर आयोटा t और कुछ भी लगा लो, कोफिशिएंट 2 लगा लो, 3 लगा लो, अगर मैं इसको लिखता तो ये सिग्नल बनता भाई, ये टाइम का फंक्शन बनता। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा, 2 cos t प्लस आयोटा 2 sin t। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, बोलिए, एंगल t है ना, तो वही जो कार्टेशियन फॉर्म में ओपन करते हैं जो रूल है वही लगा दिया मैंने। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं दोस्तों माइनस आयोटा t, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 cos ऑफ माइनस t, एंगल मेरा माइनस t हो गया अब, ठीक है, प्लस आयोटा 2 साइन ऑफ माइनस टी। अब आप बताइए, साइन ऑफ माइनस टी में माइनस बाहर आ जाता है, कोस में माइनस बाहर नहीं आता। आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो इसको आप सीधा सीधा 2 कोस टी लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो, -2 आयोटा साइन टी लिख सकते हो। बोलिए भाई, या आयोटा को बाहर लिख लो, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा यहां पे लिख लो, 2 यहां पे लिख लो, सही है भाई।
तो इसका मतलब अगर ये लिख रहा हूं तो ऐसे कार्टेशियन फॉर्म बनेगी, ये लिख रहा हूं तो ऐसे कार्टेशियन फॉर्म बनेगी। सही बात है। अब जरा देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो चलिए जरा दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या बनेगा बताओ जरा। 2e टू द पावर आयोटा टी प्लस 2e टू द पावर माइनस आयोटा टी। अगर मैं जरा ऐड कर दूं इनको तो क्या बनेगा दोस्तों बताओ। ऐड करूंगा तो ये वाला कट जाएगा, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर हैं, जब भी आप a प्लस आयोटा बी को और a माइनस आयोटा बी को ऐड करते हो तो रियल का डबल हो जाता है दोस्तों, ये कट जाता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल बनता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो कॉन्जुगेट वाला पार्ट है वो कट जाएगा और रियल की वैल्यू डबल हो जाएगी। इसका मतलब 4 cos t बन जाएगी। सही बात है। एक काम करता हूं, 4 में से 2 को नीचे ले आता हूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा 2 cos t। रियल पार्ट मुझे चाहिए ना, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूं। अगर आपको सिर्फ a चाहिए तो जो भी इनका सम आया है, एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट, उनका जो सम आया है उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा। तो अगर मुझे सिर्फ रियल पार्ट निकालना है, 2 cos t की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी, जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है वो उसका कॉन्जुगेट और डिवाइड बाय 2 कर देना, उनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर देना। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, रियल पार्ट। लेकिन यहां से आपने एक और चीज सीखी, क्या कि जो रियल सिग्नल है cos t, ठीक है, जो रियल पार्ट है उसको आप कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि देखिए cos थीटा मेरा क्या है, एक रियल सिग्नल है। cos थीटा मेरा एक रियल सिग्नल है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख सकते हो। यहां से यही तो सीखा हमने। ये जो है ये इसका रियल पार्ट है दोस्तों। अगर ये मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये नंबर लो, इसका कॉन्जुगेट लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रियल पार्ट आ जाएगा। जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट cos थीटा ही तो होता है, तो cos थीटा निकालना है तो ये लो, उसका कॉन्जुगेट लो, डिवाइड बाय 2 कर दो, cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि कैसे आप cos थीटा को ऐसे लिख सकते हो या फिर इसका रियल पार्ट कैसे निकालोगे। तो ये रूल बन गया एक तरह से, ये हमारे पास एक रूल बन गया, इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर मैं साइन थीटा को देखूं दोस्तों, अगर मैं साइन थीटा को देखूं तो साइन थीटा क्या बनेगा बताओ। साइन थीटा में यहां पे माइनस हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये साइन थीटा आएगा। चेक करके देखो यहां पे, अगर मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना हो, ये वाला पार्ट निकालना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या करेंगे, हमें ये हटाना पड़ेगा ना, रियल पार्ट हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाओगे रियल पार्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या लिखोगे, तो आपको लिखना पड़ेगा 2e टू द पावर आयोटा टी, 2e टू द पावर आयोटा टी माइनस 2e टू द पावर माइनस आयोटा टी, ये उसका कॉन्जुगेट हो गया। तो बराबर के इधर क्या बनेगा, बराबर के इधर बन जाएगा 2 आयोटा इंटू 2 साइन टी। मुझे तो केवल ये वाला पार्ट चाहिए 2 साइन टी, मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए 2 साइन टी। तो इस 2 आयोटा को नीचे ले आओ भाई, ठीक है। तो अगर मैं 2 आयोटा को नीचे लेके आऊंगा तो क्या केवल क्या आ जाएगा, मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो जो भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, अगर आप उसका कॉन्जुगेट ले लेते हो और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हो तो रियल पार्ट आ जाएगा, कोस आ जाएगा, इसकी कोस वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करके 2 आयोटा से डिवाइड करते हो तो साइन वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब इसका क्या होगा, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, मतलब जो ये एंगल है उसका जो साइन, जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो आपके पास निकल के आ जाएगा। समझ आया भाई। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं इसको, ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो इसको एक आप सिंपल इस तरह से भी याद रख सकते हो, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास कोई साइन टी है या साइन 2t है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, या 4 साइन 2t है, कुछ भी है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 को तो बाहर रखो, आप साइन टी को एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। कैसे लिखोगे, आयोटा 2t माइनस इसका कॉन्जुगेट ले लो, माइनस आयोटा 2t डिवाइड बाय 2 आयोटा, ये आ जाएगा। और जो कोफिशिएंट बाहर था वो यूं कहीं लिख दिया। अगर यहीं पे 4 cos 2t होता तो क्या करते, तो 4 को बाहर लेते और ये क्या बन जाता, e टू द पावर आयोटा 2t प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा 2t और डिवाइड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। ये आप cos को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाहर वाला क्वेश्चन वैसा ही रहेगा। आप इसको, ये यूलर फॉर्म है दोस्तों, इनको खोल लो ना cos और साइन में,
इसको भी कोस और साइन में, इसको भी कोस और, तो इमेजिनरी पार्ट कट जाएगा देखना, और जो रियल पार्ट है वो डबल हो जाएगा, नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो वो 2 भी कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 4 cos 2t आ जाएगा मेरे पास। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो इसको। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम जो है इनको हम लिखेंगे, ठीक है। मतलब जो साइनोसॉइड्स है, साइन या कोस जो है, उनको आप कैसे एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखते हो, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में। एक होता है रियल एक्सपोनेंशियल, एक होता है कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। अब आप बोलोगे सर अगर मैं कॉन्जुगेट ना लेता, रियल एक्सपोनेंशियल लिख देता, e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइड बाय 2 कर देता, तो क्या ये भी कुछ बनता क्या? हाँ, ये हाइपरबोलिक फंक्शन बन जाएंगे दोस्तों, कोस हाइपरबोलिक x बन जाएगा। अभी हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। इनको कोस हाइपरबोलिक x बोलेंगे। ऐसे ही e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइड बाय 2 कर देता तो ये बनता साइन हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो यहां पे देखो आयोटा नहीं लिया मैंने, x में आयोटा नहीं लिया, ये रियल फंक्शन है, अभी x का रियल फंक्शन है, ये टाइम का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है, ध्यान देना भाई, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर हैं तो उनको आप जोड़ के या घटा के आप रियल सिग्नल में ला सकते हो, उनसे आप रियल सिग्नल भी बना सकते हो। समझ आया भाई? तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है भाई, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन होते हैं, इनको हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो सबसे दुनिया का स्मूथ सिग्नल है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सबसे स्मूथ कैसे है? सबसे स्मूथ कैसे है? उसमें जो वेरिएशन है वो बड़ा स्मूथ है। आप ये कैसे चेक करोगे और ये किस बेसिस पे बोल रहा हूं? आगे चल के आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन, तो वहां से हम स्मूथनेस डिफाइन करेंगे, किसी भी सिग्नल को कितना स्मूथ है ये हम चेक करेंगे। अगर दो सिग्नल को कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा स्मूथ है तो आप कैसे करोगे? आप डिफरेंशिएशन की हेल्प से ऐसा करोगे, तो आगे चल के हम सीखेंगे वो ऑपरेशन। बट फिलहाल के लिए बस आप ये याद रखिए कि जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल होते हैं ये बड़े ही स्मूथ सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो एक्सपोनेंशियल वाला जो पार्ट था ये आपको इसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी आई और ये थोड़ा क्लियर हुआ कि इसको हम कैसे देखते हैं, ये क्या चीज होती है। नेक्स्ट अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चल लेते हैं और नेक्स्ट अब लोगैरिथमिक फंक्शंस। लोगैरिथमिक फंक्शंस को हम कैसे देखें, ठीक है। लोगैरिथमिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शंस। अब लोगैरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं दोस्तों? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है लॉग बेस 10। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं लोगैरिथमिक फंक्शंस के बारे में। जरा देखिए, अगर मैं बोलूं लॉग बेस 10, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है, और यहां पे मैंने x लिख दिया और इज इक्वल टू y आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो हमने y, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम x का लॉग ले रहे हैं। एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है दोस्तों? उसमें बेस e होता है बस, ठीक है, उसमें बेस e होता है। ये मेरा fx बन गया भाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ x, क्योंकि x वेरिएबल है ना। तो एक में नेचुरल लॉग है, इसको ln भी लिख देते हैं कुछ लोग इसको ln x लिख देते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो अलग से e लिखने के बजाय नेचुरल लॉग ऐसे लिख देते हैं। तो कुछ नहीं है, नेचुरल लॉग में बस बेस जो होता है वो मेरा e होता है, बेस मेरा e होता है। आप ऐसे बेस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो लॉग लेना है तो किसी भी बेस पे लॉग ले सकते हो, लॉग बेस 2x, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये भी एक फंक्शन है, इसमें बस बेस 2 है। बट दो जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो ये होते हैं, एक में बेस 10 होता है और एक में बेस e होता है। अब इनके ऊपर कुछ रूल्स होते हैं दोस्तों। अगर कोई फंक्शन लिखे हुए हैं या नंबर लिखे हुए हैं लॉग में, तो उनको ऐड कैसे करें, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करें, ठीक है, उन सब के कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको हम अगली क्लास में हम लोग देखेंगे, लोगैरिथमिक फंक्शंस को। इसका बेसिक ही पढ़ना है अपने को, ज़्यादा कुछ डेप्थ में नहीं जाना है अगेन, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखेंगे। इसका देखते हैं ग्राफ कैसे होता है और इसमें वैल्यूज़ कैसे हम निकालते हैं, क्या वैल्यूज़ होती हैं, क्या रूल्स हैं इसके ऊपर, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में रियल एक्सपोनेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल दोनों को हमने देखा। रियल एक्सपोनेंशियल में तो कुछ था ही नहीं, e⁻t एंड e⁻−t, केवल हमने उन्हीं को देखा है बस। और कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा हमने उसको थोड़ा सा और देखा है कि कॉम्प्लेक्स में कैसे वो पीरियोडिक क्यों होता है और सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक बार इस क्लास को दोबारा से रिवाइज करके रखिएगा। इसका यूज कुछ जगह पे हमें
फिजिक्स में देखने को मिलेगा, और इसको आप थोड़ा सा फ्रेंडली बनाइए, ठीक है। अगर किसी को आप आशीर्वाद दे रहे हो तो आप आशीर्वाद देना चाहिए कि आपका जो पैसा है, क्योंकि लोग पैसे की टर्म में सोचते हैं, आपका जो पैसा है वो एक्सपोनेंशियली राइज करे, ठीक है। तो इस तरह का आप जो है आशीर्वाद दे सकते हो अपने किसी भी छोटे को, जो इंडियन कल्चर है उसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, उसका जो पैसा है फिर वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, मतलब टाइम के साथ एकदम से फिर बूस्ट करेगा। शुरुआत में स्लो आएगा बट फिर एकदम से राइज करेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।